हेलो 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 हेलो। हाँ जी। एम आई ऑडिबल और नॉट? एक बार बता दीजिए, वॉइस आ रही है सबको मेरी? एम आई ऑडिबल और नॉट? यस, वॉइस आ रही है सबको मेरी? एम आई ऑडिबल और नॉट? एक बार बता दीजिए फटाफट। यस, जल्दी जल्दी आ जाइए फटाफट, सेशन स्टार्ट हो गया है, जल्दी आ जाइए। और एक बार बता दीजिए सबको मेरी वॉइस आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, आइए जल्दी। यस जी, आई थिंक मेरी वॉइस सबको क्लियर है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो वी आर लाइव। समय हो गया है 1:04। दिन के 1:04। तारीख है आज 6 जून 2021। वार है छुट्टी का दिन, रविवार का। आप लोगों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती क्योंकि आपके पेपर है, आपकी कोई छुट्टी नहीं है। हमारे लिए छुट्टी होती है। ठीक है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैथ्स कैसे प्रिपेयर करें, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक, एक बार फटाफट आप लोग सारे आ जाइए। आइए जी आइए। चलो जी। सो गाइज, फाइनली आपके एग्जाम्स हुए हैं पोस्टपोन। कल अनाउंसमेंट आ गई थी, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। 24 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सो अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है, काफी बच्चों ने मुझसे पूछ लिया कि सर व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अब क्या होनी चाहिए, कि भाई किस तरीके से हम लोगों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक, मैं ज्यादा बड़ा सेशन नहीं रखूंगा, कहीं घंटों नहीं चलाने वाला है, थोड़ी सी देर चलेगा क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत क्रूशियल है, आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। तो जितनी जल्दी हो सके मैं फटाफट अपनी बातों को समाप्त करूंगा और आपके भी जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स आप लोग मुझसे पूछने हैं। ठीक, जो बच्चे जिन्होंने क्लासेस ले रखी है वो तो है ही है, प्लस जिन्होंने क्लासेस नहीं भी ले रखी हमसे, जो YouTube से जुड़े हुए हैं, वो सारे बच्चे भी, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग मुझसे पूछना। प्लस मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिएगा सेशन से एंड तक। एंड सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। लाइक जरूर कीजिए। यस, लाइक जरूर कीजिए, लाइक बनता है भाई। देखो, व्हाट शुड बी आवर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि सर अब हमें प्रिपेयर किस तरीके से करना चाहिए। टाइम तो देखो हमारे पास अब काफी हो गया है। ठीक, देखो, अगर मैं आपसे टाइम की बात करूं तो आपके पास कितना टाइम लेफ्ट है? टाइम लेफ्ट, अब देखो, डेज एंड आवर्स में मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। यस सर, यस हरजोत, हेलो। हाँ जी, चलो भाई। तो टाइम लेफ्ट की अगर मैं बात करूं तो जून के मंथ के कितने दिन आपके पास बचे हैं? आज होगी है 6 तारीख। ठीक, तो जून के मंथ के कितने दिन है? मान के चलो आज के दिन को आप हटा भी दो तो 7 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपके पास 24 दिन अवेलेबल है। 24 डेज तो जून के अवेलेबल है। ठीक, और जुलाई में 24 जुलाई से आप लोगों के पेपर है। 24 जुलाई से आप लोगों के पास, आप लोगों की क्या है, एग्जाम है। 24 जुलाई से 2 दिन पहले का टाइम तो मैं सिर्फ अकाउंट्स के लिए आप लोगों को रिजर्व करके रखूंगा कि भाई 22 और 23 तारीख का जो दिन है वो तो आप सिर्फ अकाउंट्स और अकाउंट्स करोगे। ठीक, तो 21 तारीख तक का जो टाइम है आपके पास वो क्या है, जुलाई का भी है, मतलब 21 डेज आपके पास जुलाई के। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो यू हैव 45 डेज, 1.5 महीना आपके पास है। 45 डेज, अगर मैं 10 आवर्स से भी मल्टीप्लाई करूं, 10 आवर्स आप पर डे की भी पढ़ाई करते हो तो आपके पास 450 आवर्स है, 450 घंटे। देखो, दिखने में लगता है कम, लेकिन आवर्स में मैंने इसे जैसे कन्वर्ट किया तो नंबर ऑफ आवर्स निकल के बहुत ज्यादा, यानी कि यू हैव 450 आवर्स, और ये बहुत ज्यादा है सर। ये बहुत टाइम है आपके पास, 450 घंटे। 450 घंटे में तो एक बार पूरा कोर्स पूरी तरीके से, अगर कोई बंदा स्क्रैच से भी स्टार्ट करे ना, तब भी वो 450 घंटे में पूरा कोर्स कवर कर सकता है और पास हो जाएगा सीए फाउंडेशन में। इतना टाइम आप लोगों के पास अवेलेबल है। ठीक, तो अब मैं दो बच्चों से डिस्कशन करना चाहूंगा यहाँ पर। पहली कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट तो आएंगे मेरे पास जिन लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, जिन लोगों की प्रिपरेशन डन है। डन का प्रिपरेशन, डन का मतलब ये है कि ठीक है, मैं मान के चलता हूँ एक आध सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आ रही होगी, तो उसको मैं नहीं कंसिडर कर रहा। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों ने अपना एक कोर्स एक बार कर लिया है और आपका रिवीजन टाइम चल रहा था। ठीक, तो ये तो पहली कैटेगरी के बच्चे आ गए। दूसरी कैटेगरी यहां पर कौन से बच्चे आ सकते हैं? दूसरी कैटेगरी में यहां पर बच्चे आ सकते हैं जिन लोगों ने अपना कोर्स ही अभी तक कंप्लीट नहीं किया।
सर क्या ऐसे भी बच्चे निकलेंगे? बिल्कुल ऐसे भी बच्चे कुछ निकलेंगे जिन्होंने अपना कोर्स ही अभी तक कंप्लीट नहीं किया, जो क्या कर रहे थे, जो सोच रहे थे कि भाई कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैं पेपर दे दूंगा, अदरवाइज मैं नवंबर के अटेम्प्ट में शिफ्ट अपने आप को कर दूंगा। तो यहां पर थे काफी सारे बच्चे। ठीक, तो मैं दोनों बच्चों से बात करूंगा। पहले तो मैं इन लोगों से बात कर लूं जिन लोगों का कोर्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। पहले इन लोगों से बात कर लूं जिन लोगों का कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। रिवीजन टेस्ट की तो बात की बात है। सर देखो, 450 घंटे आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप जो नवंबर 21 सोच रहे थे ना कि मैं नवंबर 21 में अटेम्प्ट दूंगा, मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप ये वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। आप ये वाला अटेम्प्ट दे सकते हो। यू कैन गिव दिस अटेम्प्ट प्रोवाइडेड कि आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है। अगर भरा ही नहीं है फिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है और फिर भी आप सोच रहे थे कि भाई मैं हो सकता है ये वाला अटेम्प्ट ना दे पाऊं, अगले अटेम्प्ट में जाऊंगा, तब भी सर आप लोग ये वाला अटेम्प्ट बड़ी आराम से दे सकते हो। करना क्या है आपको, छोटी सी चीज आपको ये करनी है। ये जो 45 डेज है, जून के कम से कम 20 डेज और निकाल लो, यानी कि कोशिश करो टिल 25 जून, 25 जून तक आप लोगों को अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। 25 जून तक आप लोग क्या करो, आप लोग अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन स्टार्ट करनी है, प्लस टेस्ट जरूर देने हैं। रिवीजन करनी है प्लस टेस्ट आप लोगों को जरूर देने हैं। ठीक, ये उन बच्चों की बात हो रही है जिन लोगों का कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं, आपके लिए एडवांटेज मिल गया है। कोर्स कंप्लीट कर लो और एग्जाम दे दो। है कुछ बच्चे ऐसे, मे भी शायद इस चैट में भी हो कुछ बच्चे ऐसे जिन लोगों का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ था, तो कोर्स पूरा करो और फिर रिवीजन करो और टेस्ट दो। 25 जून तक का टाइम आप लोगों को दे रहा हूं, 25 जून तक अपना अपना क्या कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो। ठीक, ओके, ये तो उन बच्चों की बात होगी। तो यहां पर इनके लिए तो छोटी सी डिस्कशन थी, लेकिन अब बात आती है सर जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, जिनका कोर्स वगैरह कंप्लीट हो चुका है, तो अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है हम इसको कैसे यूटिलाइज करें। अब सबसे बड़ी गलती क्या आ जाती है, बच्चा क्या करता है सर, इस टाइम में थोड़ा सा लीनियंट हो जाएगा। आज मैंने अपने फाउंडेशन वाले बच्चों को सुबह सुबह खूब डांट भी लगाई है। क्योंकि डांट इसलिए लगाई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेहनत नहीं कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेहनत नहीं कर रहे थे। भाई साहब, मैंने जो आप लोगों को सुबह डांट लगाई है वो आपके फायदे के लिए लगाई है, क्योंकि मुझे दिख रहा था सर कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेहनत नहीं कर रहे थे, टेस्ट ही नहीं दे रहे थे। 10 बार आप लोगों को बोल दिया कि टेस्ट देने जरूरी है, टेस्ट आपको देने चाहिए, फिर भी अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि टेस्ट से पीछे क्यों भागते हो। बिना टेस्ट के आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को कैसे असेस करोगे, कैसे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो प्लीज प्लीज प्लीज, फैकल्टीज टेस्ट ले रही हैं तो आपको टेस्ट जरूर देने चाहिए। ठीक, टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो अपनी कमियों को दूर करो, उनके ऊपर वर्क करना है। अब आपको टाइम मिल गया है तो अब तो जरूर आप लोगों को वर्क करना है। देखो, अगर मान लो किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही थी, अब जो एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उस दिक्कत को दूर करो। तो अब तो किसी भी हालत में सर आपको फाउंडेशन निकालना है। और शुरू से बोल देता हूं मैं क्या, कि टारगेट मुझे कितना चाहिए, 300 प्लस, ये टारगेट चाहिए फाउंडेशन में। दिस इज माई टारगेट एंड दिस इज माई, कहते हैं ना, चैलेंज टू यू। तो आपको मेरा चैलेंज ये एक्सेप्ट करना है और इस जो चैलेंज हो मैंने आपको दिया है इसको आपको जीत के दिखाना है, 300 प्लस वाले टारगेट को। ठीक, हाँ जी, गुड आफ्टरनून प्रशांत, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, तो टेस्ट दो, अच्छे से पढ़ाई करो। जो मेहनत नहीं कर रहे थे, कम मेहनत कर रहे थे, देखो मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे, पढ़ रहे हैं, लेकिन जितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट होती है ना उतनी मेहनत आप लोग नहीं कर रहे थे, कुछ बच्चे थे ऐसे। ठीक, मैं आपको देखो पहले ही बता देता हूं, अभी ये आपकी फाउंडेशन स्टेज है, दिस इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ सीए कोर्स, ये आपकी फाउंडेशन स्टेज है। अगर आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो तो सर आप लोगों के लिए सीए कोर्स नहीं है। प्लीज, सीए कोर्स आप लोगों के लिए नहीं है, फिर आप किसी और कोर्स में चले जाओ। ठीक, अगर आप लोग मेहनत करने के लिए रेडी नहीं हो, अगर आप पूरी डेडिकेशन से कहते हो कि हाँ मैं मेहनत करूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मुझे अपने नाम के आगे 2 वर्ड चाहिए ही चाहिए, किसी भी कॉस्ट में कैसे भी करके मुझे अपने नाम के आगे 2 वर्ड चाहिए, जिसके लिए मुझे दिन रात एक करनी पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूं, तो ये कोर्स आपके लिए है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हो ना, अगर आप सोचते हो कि सर ठीक है कर लूंगा जैसे अभी तक करता रहो वैसे कर लूंगा, फिर नहीं बनेगी बात, फिर ये कोर्स नहीं है आप लोगों के लिए। मे बी फाउंडेशन आप जैसे तैसे करके जैसे तैसे करके आप फाउंडेशन निकाल भी दो, आगे जाके फंसते रहोगे। ठीक, तो प्लीज सबसे पहले अपने आप के साथ कमिटमेंट कर दो कि मेरे को मेहनत करनी है, मेहनत करनी है तो कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। अननेसेसरी अपना भी टाइम खराब करोगे, फैमिली का भी टाइम खराब करोगे, हमारा भी टाइम खराब करोगे, पैसे भी खराब करोगे। समझ रहे हो मेरी बात, बात है देखो, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, सही बताऊं, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं।
मुझे जिस बच्चे में, जिस चीज में, जिस पर्सन में कमी दिखती है, मैं उसके मुंह पे बोल देता हूँ कि भैया कमी है। हो सकता है उस बंदे को बुरा लगे, अच्छा लगे, आई डोंट केयर, मैं मुंह पे बोलता हूँ। क्योंकि सर मेरे अंदर ऐसे मैनिपुलेशन वाली चीज नहीं है, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी। मैं डांटता भी हूं, मैं प्यार भी खूब करता हूं बच्चों से। समझ रहे हो मेरी बात? जहां मुझे लगता है ना कि मेहनत नहीं हो रही, तो मैं सीधा मुंह पे बोलता हूँ कि भैया मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर मत करो, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो प्लीज सबसे पहले कमिटमेंट कर दो। प्लीज अपने पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देखा करो। एक बार मेरा सेशन खत्म होने के बाद ना, आज एक बार जो जो मेहनत नहीं करे थे, वो अपने दिल से एक बार क्या करेंगे, पेरेंट्स के चेहरे की तरफ देखेंगे। अब आप बड़े हो गए हो, आपको कोई कुछ नहीं कहता। वो लोग बेचारे आप लोगों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न तो आप लोगों को देनी पड़ेगी ना। वो पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर, टाइम लगा रहे हैं आपके ऊपर, तो प्लीज उनको रिजल्ट ला के दो, उनको मेहनत करके दिखाओ। समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज बी रेडी टू डू हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रख लेना। ठीक, चलो जी। सो आइए कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि सर अब हम क्या करें। 45 डेज हमारे पास है, तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। पहले मैं जनरल बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, फिर सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के जो भी पॉइंट्स होंगे ना, वो आप लोग सब्जेक्ट वाइज बता देना। पहले सिर्फ मेरी बातें सुनना, अभी कोई चैट वैट कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मेरी बातें सुनना। देखो, 45 डेज अगर आपके पास है, तो मैं तो ये मानता हूं कि 45 डेज में आप लोग 2 रिवीजन प्लान कर सकते हो, 2 रिवीजन की प्लानिंग कर सकते हो। 2 रिवीजन आप लोग क्या कर सकते हो, अच्छे से प्लान कर सकते हो। ठीक, जो आपकी फर्स्ट रिवीजन रहेगी, बेटा वेट करो अभी, प्लीज मेरी बातें सुन लो, अभी मत करो चैट, मैं आप लोगों के सारी क्वेरीज का आंसर दूंगा, प्लीज एक बार मेरी बातें सुन लो। जो आप लोगों की फर्स्ट रिवीजन रहेगी ना, फर्स्ट रिवीजन शुड बी ऑफ 25 डेज। मतलब मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं, ये पूरा जून दोगे आप पहली रिवीजन में। और सेकंड जो रिवीजन रहेगी वो थोड़ा फास्ट ट्रैक बेसिस पर रहेगी, और ये आपकी कब रहेगी, ये आपकी जुलाई के मंथ में रहेगी, यानी कि 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। ये 20-21 दिन की आपकी क्या रहेगी, सेकंड रिवीजन। सेकंड लास्ट रिवीजन जो आपकी रहेगी वो 24 जुलाई तक रहेगी। 22 और 23 जुलाई, जो 22 और 23 जुलाई है आपके, वो आप लोगों को रिजर्व कर देने हैं फॉर अकाउंट्स ओनली। यहां पर तो सिर्फ आप अकाउंट्स पढ़ोगे, क्योंकि 24 जुलाई को आप लोगों का अकाउंट्स का एग्जाम होगा, तो 22 और 23 आपको रिजर्व कर देने हैं फॉर अकाउंट्स ओनली। ठीक, अब करना क्या है आपको, ध्यान से सुनते जाना। जो पहली रिवीजन है, यहां पर आप लोग क्या करोगे, यहां पर आप लोग पूरा 100% कोर्स कवर करोगे। कहां से करोगे कोर्स कवर, थ्रू योर कॉन्सेप्ट्स। जो लोग हमसे पढ़ रखे हैं उनके लिए तो सर पूरे कॉन्सेप्ट्स हमने लिखवा रखे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके पास होने चाहिए। हमारी बुक आपके पास होनी चाहिए, बुक है आपके पास। ठीक, आईसीआई का स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, आरटीपीज होने चाहिए। अभी तक मैं बोल रहा था 2-3 आरटीपीज, अब आपके पास टाइम है, आप 3-4 आरटीपी भी देख सकते हो। प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को करने हैं। मॉक टेस्ट कौन से, जो मैंने आप लोगों को दे रखे हैं। मैंने अपने मॉक टेस्ट जब दिए थे, तो उसमें मैंने आईसीआई के मॉक टेस्ट भी कवर कर लिए थे, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें नए नए कवर करे थे, तो वो मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। ठीक, दिस शुड बी योर फर्स्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी। पहली रिवीजन में आपको लोगों को ये करना है, पूरा कोर्स करना है, कुछ भी नहीं छोड़ोगे। अभी तक मैं कई बार बोल देता था बच्चों को कि भाई ये वाला टॉपिक आप थोड़ा सा हल्का छोड़ सकते हो, अब नहीं, अब नहीं, अब तो आपको पूरा सब कुछ करके जाना है। जनरली क्या होता है, बच्चों को ना फाइन अपना एनपीओ में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि भाई आप एनपीओ को थोड़ा सा लाइटर मोड पे रख लेना, सो दैट आपका एग्जाम में अगर आपके पास चॉइस में क्वेश्चन आएगा तो आप एनपीओ को स्किप करते ना, बाकी सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए पर आपका। लेकिन अब मैं आपको बोलूंगा एनपीओ पे भी टाइम दो, अब आपको एनपीओ पे भी टाइम देना चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चों के ना एक क्वेश्चन भी आ रहे थे कि सर जैसे एग्जाम एक्सटेंड हो गए हैं, तो क्या पेपर टफ आ सकते हैं, क्या पेपर टफ आ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, पेपर कभी भी टफ नहीं आते। मैं आपको सही बताऊं, पेपर कभी भी टफ नहीं आते। टफ चीजें तभी लगती हैं जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है, ये सच्चाई है। पेपर कभी टफ नहीं आएगा, पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल आता है। मैं हाँ ये जरूर कह सकता हूं कि पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल आएगा, माइंड लगाने वाला आएगा, टफ नहीं होता। लेकिन वो चीज आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, आपने मेहनत अच्छे से कर रखी है, तो ये सब चीजें आपको करके चलनी है। पहली रिवीजन में आपको 100% कोर्स करना है। कहां से, हमारे कॉन्सेप्ट से। अगर जो बच्चा हमसे नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ सेल्फ स्टडी भी करते हैं कुछ बच्चे, तो आईसीआई की बुक उठा लेना, वहां पर सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, उसके स्टडी मैट के क्वेश्चंस, आरडीपी के क्वेश्चन,
मॉक टेस्ट के क्वेश्चन, ये सब आप लोग कवर करके चलोगे। ठीक, ये होगी पहली रिवीजन की बात। सेकंड रिवीजन में क्या करना है सर? व्हाट अबाउट सेकंड रिवीजन? जो आप ये 20-21 दिन की हमें सेकंड रिवीजन बता रहे हो, इसमें हमें क्या करना है? अगेन 100% कोर्स करोगे, लेकिन यहां पर आप कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, आईसीआई का स्टडी मटेरियल तो देखोगे ही देखोगे, प्लस क्या करना, पहली रिवीजन में जो ये आरटीपीज वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह स्टडी मैट में ना, इनमें कुछ ना क्वेश्चंस मार्क कर लेना। जिन जिन क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, जिन जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना। और वो मार्क करने के बाद क्या करना, सेकंड रिवीजन में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लेना। मुझसे कुछ मत मांगना, पहले बता रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दे दो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं होती है। कोई देगा भी ना तो प्लीज कोई फायदा नहीं होता उस चीज का, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। उल्टा अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे देते हैं ना, तो जनरली क्या होता है, बच्चा उस चीज पे स्पेसिफिक हो जाता है। स्पेसिफिक नहीं होना भाई, अच्छे नंबर चाहिए तो आपको 100% कवरेज चाहिए। हाँ, एबीसी एनालिसिस आप जरूर मांग सकते हो, उसकी तो मैंने वीडियो अपने टेलीग्राम में डाल रखी है। मैंने उसके एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न की लिस्ट दी थी, उसमें एबीसी एनालिसिस उसमें दिया था, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगी। टेस्ट के लिए आपको बता देता हूं, अकाउंट्स के टेस्ट लगभग हमने 5-6 टेस्ट लिए थे, वो सारे के सारे टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। आई थिंक डलवा दिया था मैंने टेलीग्राम का लिंक, यस, टेलीग्राम का लिंक अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल पे जाना और उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे अकाउंट्स के। उन मॉक टेस्ट को जरूर परफॉर्म करना है। जिन्होंने अभी तक टेस्ट परफॉर्म नहीं करे थे, उन लोगों को बता रहा हूं सर, टेस्ट जरूर परफॉर्म करना। टेस्ट से आपकी स्पीड बन जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। ठीक है जी, टेस्ट कर लेना आपको। तो ये तो आपको सर 2 रिवीजन प्लान कर दी है। ये इफेक्टिव रिवीजन है, परफेक्ट रिवीजन है, जो आप 2 रिवीजन आप अच्छे से करके चल सकते हो। पहली रिवीजन आपकी 25 दिन की रहेगी, मतलब इसी जून के महीने में रहेगी, और सेकंड रिवीजन आपकी 1 जुलाई से आपकी 21 जुलाई तक रहेगी। ठीक, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, ओके। अब एक मुझे आप लोगों के साथ ना डिस्कशन करनी थी अबाउट आरटीपीज, कि सर ये जो आरटीपी मे 21 है, क्या ये मैं कराऊंगा आप लोगों को? क्या ये मैं कराऊंगा? क्योंकि मैंने पहले बोला था, लेकिन मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल इतना हो गया था कि मैं इस पर टाइम नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं आपको टाइम दे दूंगा। और टाइम कब दूंगा? जुलाई के मंथ में दूंगा। जुलाई की स्टार्टिंग में मैं आप लोगों के साथ आरटीपी मे 21 वाला डिस्कस करूंगा लाइव। 3 सेशन में उसके प्लान करूंगा, और वो तीनों लाइव रहेंगे। उसमें मैं आरटीपी मे 21 को डिस्कस करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि पहले आप पूरा आरटीपी सॉल्व करके आओगे। ऐसे मत करना कि सर आरटीपी मेरे साथ साथ ही कर रहे हो, नहीं, पहले पूरा आरटीपी आप लोग साइन करके आओगे। जयंत गुप्ता रुक जाओ, डिक्लेरेशन पे बात करूंगा अभी। पहले आप पूरा आरटीपी खुद से सॉल्व करके आओगे, उसके बाद मैं क्या करूंगा, आप लोगों के साथ आरटीपी की डिस्कशन करूंगा। और आरटीपी की डिस्कशन के साथ साथ मैं आप लोगों को ना कुछ कुछ छोटे छोटे जो वहां पर कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे, उन कॉन्सेप्ट को भी साथ साथ रिवाइज करवाता चला जाऊंगा। ठीक, तो वो आप कह सकते हो कि आरटीपी कम रिवीजन वीडियो होगी, इंक्लूडिंग रिवीजन वीडियो होगी, तो वो मैं आपको फटाफट वहां पर करवा दूंगा। अगर आपको मेरी रिवीजन, खाली रिवीजन लेक्चर्स चाहिए, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ अवेलेबल है, पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा, बस कैसे ढूंढोगे देखो। ये देखो, चैनल पे जाएंगे आप लोग, चैनल पे प्लेलिस्ट आ रही है। प्लेलिस्ट में ना आपको नीचे जाके एक प्लेलिस्ट मिलेगी फाउंडेशन की। ये देखो, सीए फाउंडेशन, ये देखा, ये दिख रही है आपको प्लेलिस्ट, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स रिवीजन जून 21। ठीक, तो यहां पर मैंने सारे लेक्चर्स डाल रखे हैं। यहां पर मैंने देखो एक्सपेक्टेड पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था, एबीसी एनालिसिस, उसकी भी वीडियो डाल रखी है। और ये सारे आपको लेक्चर्स दिखेंगे सीक्वेंस वाइज। लगभग हमारे 20 लेक्चर हो गए थे टॉपिक वाइज। तो यहां पर अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है, तो आप वो लेक्चर देख सकते हो, उसका कॉन्सेप्ट देख सकते हो। मैं रिकमेंड आपको ये नहीं करूंगा कि आप सारे लेक्चर देखो, वो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। सिर्फ आपको जिस एरिया में दिक्कत आती है, तो आप थोड़ा जल्दी जल्दी जाकर उस एरिया की यहाँ पर रिविजन लेक्चर को देख सकते हो। ये मैंने लास्ट अटेम्प्ट में किया था, वही वाले लेक्चर्स हमारे यहाँ पर भी यूज हो जाएंगे, क्योंकि कोर्स में कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्योंकि हर अटेम्प्ट में रिवीजन लेक्चर्स बनाना पॉसिबल नहीं होता।
तो एक बार रिवीजन कराओ तो वो 2 अटेम्प्ट तक वैलिड हो जाती है। तो ये वाले जो रिवीजन लेक्चर्स है वो आप लोग अपने अटेम्प्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आती है तो। ठीक, तो ये बात होगी सर रिवीजन की। तो कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट वीडियोस बता दो कि कॉन्सेप्ट के लिए वीडियोस कहां से मिलेंगी, तो वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। टेस्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, टेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया। आरटीबी डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा, लेकिन आपको पहले आरटीबी खुद से सॉल्व करने हैं, तभी कोई फायदा होगा, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक, तो आरटीबी पहले खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक, ओके, ये तो थी जनरल बातें, ये थी जनरल बातें। अब आपके जो भी क्वेश्चंस है, जो भी क्वेरीज है, जो बच्चे लगातार मैसेजेस कर रहे हैं, अब मैं उनके रिप्लाई करूंगा। जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप लोग इधर मेरे से पूछिए, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक, सब्जेक्ट वाइज आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी एक्स वाई जेड आपकी क्वेरी है, वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अकाउंट्स रिलेटेड, मैथ्स, इको, लॉ, और कोई जनरल क्वेरी आपकी हो तो बता देना। अच्छा, एक दो चीजें और सुन लो। सर हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि मिनिमम 10 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए। 10 घंटे की पढ़ाई तो करोगे ही करोगे, इससे कम मत करना। इससे ज्यादा कर लो तो आपके लिए फायदा ही है। ठीक, इससे कम मत करना। ठीक, 10 घंटे में सर एक दिन में क्या क्या करना चाहिए, एक दिन में क्या क्या करना चाहिए। डेली आपको चारों पेपर पढ़ने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं पहले एक एक सब्जेक्ट करके कवर करूंगा, उससे नहीं होगा, वो दिक्कत वाली बात होती है। वो तब होता है, वो चीजें ना, वो चीजें भी अच्छी है, लेकिन वो तब होता है जब कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा हो। फाइनल लेवल में बच्चा लगाता है कि एक एक सब्जेक्ट करके कवर करेंगे, वो फाइनल लेवल में स्ट्रेटेजी लगती है। सर दो दो सब्जेक्ट करके कवर करेंगे, वो इंटर लेवल में लगती है। लेकिन फाउंडेशन लेवल पे आप एक दिन में चारों पेपर पढ़ सकते हो, क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, एक एवरेज लेवल का कोर्स है और 4 ही पेपर है। तो आप डेली चारों पेपर को ढाई ढाई आवर्स के लिए पढ़ सकते हो, ढाई ढाई घंटे के लिए पढ़ सकते हो। हाँ, आप यहां पर मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो, मान लो किसी सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को लगता है कि सर अकाउंट्स में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, इको में मेरे को ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है, तो आप यहां पर ये कर सकते हो, अकाउंट्स के लिए 2 घंटे निकाल लिए, इको के लिए 2 घंटे निकाल लिए, तो यहां से जो 1 घंटा बचा, मैथ्स में दिक्कत आती है तो सर मैथ्स को 3.5 घंटे दे दो। मतलब अपने 10 घंटे को प्लान कर लेना और डेली आपको चारों पेपर पढ़ने हैं। वो आप अपने हिसाब से प्लानिंग करना, किसी दिन किसी सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम दे सकते हो, कम दे सकते हो, लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ा ही ना हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये क्लियर होती है बात। ओके, नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। अब मैं आप लोगों के जवाब दे देता हूं। यस जी, पूछिए। मैथ्स 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 के लिए बात आ रही है, मैथ्स को भी डील करता हूं, मैथ्स के ऊपर बताता हूं अभी, 1 मिनट रुक जाओ। डिक्लेरेशन पर साइन, हाँ जी जयंत गुप्ता, डिक्लेरेशन पे साइन। देखो जी, इंस्टीट्यूट ने एक अनाउंसमेंट निकाली थी कि अगर आपके पास, भाई कोविड का टाइम था कि डिक्लेरेशन वगैरह पे साइन नहीं हो रहा था, तो इंस्टीट्यूट ने बोला था कि भाई साइन करने की जरूरत नहीं, आप वैसे ही अपलोड कर देना, बाद में आप क्या करना, डिक्लेरेशन को अटेस्ट करा के अपलोड कर देना। तो सर कल से लॉकडाउन खुल रहा है, कल से लॉकडाउन खुल रहा है, तो आप लोग क्या करो, अपने जो भी नियर बाय आपके आसपास कोई सीए होगा तो उनसे डिक्लेरेशन अटेस्ट करा लो, किसी गेजेटेड और ऑफिसर से भी करा सकते हो आप, स्कूल के प्रिंसिपल से भी करा सकते हो, जो पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है उससे भी करवा सकते हो। ठीक, तो आप साइन करवा के इंस्टीट्यूट में अपलोड कर दो, मतलब मेल कर दो, और प्लस उनको क्या कर दो, कोरियर कर दो, तो डिक्लेरेशन ऐसे आप भेज देना। बताइए, डिक्लेरेशन अब तो कल से लॉकडाउन खुल ही रहे हैं काफी सिटीज में, तो आप करवा सकते हो ये चीज। सीएस के ऑफिस तो खुल रहे हैं सर, मेरा भी ऑफिस है, खुल रहा है। अब आ जाओ सर मैथ्स के लिए, मैथ्स के लिए सर बता दो, मैथ्स 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 को तो बच्चों ने सच में हवा बना दिया कि मैथ्स क्या है सर। ठीक है, जो भी है सर, आओ जी मैथ्स को देखते हैं। मैथ्स की प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं। देखो, मैथ्स में ना आपके 3 एरियाज बनते हैं, एलआर, स्टैट्स एंड मैथ्स। मेरी अपनी मैथ्स की फैकल्टी हैं अक्षय सर, उनसे बात हो रही थी, तो उनसे मैंने एडवाइस ली थी, हालांकि मेरे को मैथ्स के बारे में इतना ज्यादा नहीं पता, लेकिन स्टिल उन्होंने मेरे को थोड़ा सा एडवाइस दिया था कि आप बच्चों को ऐसे गाइड कर देना। एलआर होती है 20 नंबर की, एलआर होती है आपकी 20 नंबर की, स्टैटिस्टिक्स होती है आपकी आई थिंक 40 मार्क्स की, और मैथ्स होता है आपका 40 मार्क्स का। ही सेड कि सर बच्चे को ना एलआर पूरी करनी चाहिए, एलआर पूरी करनी चाहिए 100%, एलआर में कुछ मत छोड़ना। ठीक, एलआर हो भी जाती है, बच्चे कर भी लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स भी बच्चा अगर चाहे ना तो 100% कर सकता है। 1 मिनट रुकना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, 1 मिनट रुको बस।
हाँ जी। सो स्टैटिस्टिक्स में सर बता रहे थे कि बच्चों को ना लगभग 80% स्टैटिस्टिक्स तो आराम से हो जाती है। अगर बच्चा ध्यान देगा तो 80% स्टैटिस्टिक्स आराम से हो जाती है। हाँ, मैथ्स का थोड़ा क्रिटिकल एरिया है। मैथ्स बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सेलेक्टिव हो जाना चाहिए। ठीक। स्टैटिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, स्टैट्स की अगर मैं बात करूं, तो स्टैट्स में ही सेट की बच्चों को कौन कौन से टॉपिक कर लेने चाहिए। देखो, एक तो ना वो बता रहे थे थ्योरी का टॉपिक है, वो कर लेना चाहिए बच्चों को। थ्योरी आती है जिसमें वो आपका पाई चार्ट, हिस्टोग्राम वगैरह ये सब चीजें होती है, वो कर लेना चाहिए बच्चों को। प्लस यहां पर एक वो आता है अपना मीन मीडियन मोड वाले जो चैप्टर होते हैं, मीन मीडियन मोड, ये बच्चों को कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वेटेज तो ही सेट की इन्हीं में से है। जो थ्योरी है, मीन मीडियम मोड है, ज्यादातर वेटेज तो इन्हीं में से, और ये तो बहुत बेसिक टॉपिक्स है, ये आपको कर लेने चाहिए। ठीक। इसके बाद ही सेट की बच्चों को प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये टॉपिक कर लेनी चाहिए। बस यहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है। जो जिन बच्चों के पास 11th क्लास में 11 12 में मैथ्स नहीं थी, नॉन मैथ्स वाले बच्चे थे, उन लोगों को थोड़ा सा यहां पर दिक्कत आती है कि सर वो चीजें हमसे नहीं हो पाती है। तो यहां पर जितना आपको हो जाए उतना कर लेना, लेकिन ये सब चीजें जरूर कर लेना। थ्योरेटिकल टॉपिक्स, मीन मीडियन मोड, तो आपकी काफी हद तक स्टैटिस्टिक्स तो यहां से कवर हो जाएगी। मैथ्स की अगर मैं बात करूं, तो मैथ्स में सेट की सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, वो करो। एक रेशो प्रपोर्शंस, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जनरल है, वो कर सकते हो आप लोग। लीनियर इक्वेशंस, वो कर सकते हो आप लोग। मतलब ये वो टॉपिक है, ये जो मैंने अभी तक लिखे है ना यहाँ पर, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपकी 11 12 में मैथ्स नहीं भी है, नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी काम आ जाएंगे। ठीक। तो ये अगर आप कर लोगे ना मैथ्स में, मैं आपको सर उम्मीद देता हूं कि आप 60 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो अच्छे से। हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं, छोड़ो, हमें मैथ्स में ज्यादा चाहिए ही नहीं। हमें मैथ्स में 60 नंबर चाहिए, हमारे 60 नंबर आ जाए जैसे तैसे करके। 60 नंबर के अगर आप ये सब चीजें कर जाओगे ना, आराम से आ जाएंगे 60 नंबर आपके, आराम से आ जाएंगे 60 नंबर आपके। क्योंकि सर यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी चक्कर है, जहां पर आपको डाउट आएगा तो वो आप करोगे ही नहीं क्वेश्चन ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप करके जा रहे हो इनको अच्छे से, तो 60 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। ठीक है जी। और बताइए, और बताइए, और आपके जो जो भी पॉइंट्स है वो बताइए, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। प्रशांत का क्वेश्चन था कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और मैं 12 को टेस्ट के लिए जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहा था, बट कल से पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बेटा कोई बात नहीं, अब पढ़ना शुरू कर दो। मन नहीं कर रहा तो अब पढ़ना शुरू कर दो। लीनियंट नहीं होना बिल्कुल भी। एग्जाम डिले हुए हैं तो आपको अपनी पढ़ाई को डिले नहीं करना, पढ़ाई करते चले जाना। सीए इज अ गुड ऑप्शन फॉर सैलरी, यस, सीए इज अ गुड ऑप्शन फॉर सैलरी, बढ़िया, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक। इको बीसी के, देखो इको बीसी के इज अ वेरी जनरल सब्जेक्ट। मैंने कभी सुना नहीं है ऐसे कि इको बीसी के में किसी को दिक्कत आती है, लेकिन स्टिल अगर आपको दिक्कत आ रही है तो सर इको बीसी के में तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सर इको बीसी के में तो 100% करना है कोर्स आपको। ना तो इको छोड़नी है ना बीसी के छोड़नी है, क्योंकि यहां पर आपको 80 नंबर चाहिए, 80 प्लस चाहिए आपको इको बीसी के में। 300 प्लस का टारगेट अचीव करने के लिए इको बीसी के में 80 नंबर चाहिए आपको। तो अच्छे से क्या करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। कोई भी थ्योरी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, चाहे लॉ हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स वगैरह हो, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स, ये आदत डाल लो। लॉ के लिए भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर लॉ का बता दो। शॉर्ट नोट्स जितने आप बनाओगे ना, उतना आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे जाकर। इंटर लेवल पे, फाइनल लेवल पे थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं थ्योरी के, लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, ऐसे कई सारी थ्योरी टॉपिक्स हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने आने चाहिए, और शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक, लॉ भी बता रहा हूं विजय सिंह, यहां पर लॉ भी कवर हो रहा है। ठीक, तो शॉर्ट नोट्स बना लिया करो। जो भी आप एक्ट पढ़ते हो, जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाओ, पॉइंटर फॉर्म में बनाओ, डायग्राम फॉर्म में बनाओ, फ्लो चार्ट फॉर्म में बनाओ, कहीं से मांगो मत। कुछ मैंने मैं देखा है बच्चे कहते हैं कि सर हमें चार्ट बता दो, हमें चार्ट खरीद रहे हैं, चार्ट आप बना के दे दो, हम चार्ट बाय कर लेंगे। अरे नहीं, उसका क्या फायदा होगा। मान लो मैं आपको चार्ट बना के दे रहा हूं, वो तो मैंने अपने हिसाब से एनालाइज किया ना, उसमें आपने दिमाग क्या लगाया, समझ रहे हो मेरी बात। तो चार्ट, फ्लो चार्ट, शॉर्ट नोट्स ये आप खुद बनाओ, तभी तो आप दिमाग लगाओगे, तभी तो आप पढ़ पाओगे। ठीक है।
तो ये सब चीजें आप लोग खुद करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ। थ्योरेटिकल शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपका काम बनेगा, प्लस आंसर ड्राफ्टिंग। आंसर ड्राफ्टिंग बहुत जरूरी है, खासकर की लॉ में, क्योंकि इको वगैरह तो एमसीक्यू है। लॉ में अगर मैं बात करूं तो आंसर को लिख लिख के देखो, ड्राफ्ट करके देखो। बच्चे क्या करते हैं, ड्राफ्ट ही नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, थ्योरी उठाई, किताब उठाई, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अरे नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। लिख लिख के देखना पड़ेगा, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, राइट डाउन योर आंसर्स, और फिर अपनी लैंग्वेज को इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज से मैच करो। सर कुछ टॉपिक लॉ में समझ नहीं आते। जो टॉपिक आपको लॉ में समझ नहीं आते, तो अगर आपने क्लासेस ले रखी हैं तो उन रिस्पेक्टिव टीचर से डिस्कस कर लो। कुछ यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाते हैं, यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च कर लो। अदरवाइज लास्ट ऑप्शन तो यही है कि जो चीज आपको समझ में नहीं आती है उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर जो समझ में आती है उनको अच्छे से कवर कर लो। जैसे कि इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो लॉ में तो वैसे ज्यादा सिलेबस होता नहीं है। जैसे एलएलपी कर लो अच्छे से, एलएलपी एक छोटा सा एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। कंपनीज एक्ट कर लो अच्छे से, छोटा सा एक्ट है, इंपॉर्टेंट एक्ट है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद आपके पास सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, ये अच्छे से कर लो। फिर आप पार्टनरशिप उठा लो, और एंड में उठाना आप लोग क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चे अच्छा एक गलती और होती है, बच्चा क्या करता है ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से शुरुआत करता है लॉ पढ़ने की। फर्स्ट टाइम तो आप कॉन्ट्रैक्ट से ही पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन रिवीजन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप उसी में लगे रह जाओगे तो वो खत्म नहीं होगा, फिर आपका प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि मेरा तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। छोटे छोटी चीजों से शुरू करो, रटना है ही नहीं। अमन ध्यानी कौन कह रहा है रटने के लिए, भाई रटना है ही नहीं। रट लॉ कभी रट ही नहीं सकते, प्रोविजन कैसे रट लोगे, समझने पड़ेंगे ना वो तो। ठीक, तो छोटे छोटे एक्ट्स उठाओ, जैसे एलएलपी कर लिया, कंपनीज एक्ट कर लिया, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर लिया, फिर पार्टनरशिप एक्ट कर लिया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर लिया। किसी भी एरिया में अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस पे 2-3 बार वर्क करो, कुछ सर्च करो, कुछ यूट्यूब वीडियोस देख लो, अपने टीचर से, मेंटर से कंसल्ट कर लो। फिर भी नहीं समझ में आता, छोड़ दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यही ऑप्शन बनेगा, छोड़ दो। लेकिन 40 नंबर की जो बीसीआर है ना, इसको पक्की कर लेना। बच्चा इस पे ध्यान ही नहीं देता, ये जो इंग्लिश का टॉपिक है इस पे ध्यान ही नहीं देता, तो 40 नंबर की बीसीआर को अच्छे से कर लेना, ये बहुत स्कोरिंग होती है। क्लियर है? और बताइए, ये लॉ की बात होगी, इकोनॉमिक्स की बात होगी। अच्छा एक और चीज मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा था, मतलब देख रहा था कि सर मान लो कई बार ना बच्चों को एमसीक्यूज करने में ही दिक्कत आ जाती है। जैसे ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है। अब क्या होता है सर, हमने क्वेश्चन तो पढ़ लिया, ए बी सी डी, ठीक, क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, अब ऑप्शंस लगाने हैं, क्या करें सर, क्योंकि गलत कर दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी, क्या करें सर। अब ऐसा भी नहीं है कि सर सब कुछ ही छोड़ दोगे, फिर पेपर कैसे करोगे, ठीक। अब दिक्कत यहां पर क्या आती है, दिक्कत यहां पर क्या आती है, बच्चा ना जब एमसीक्यू सॉल्व करता है ना, तो वो क्वेश्चन पढ़ता है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ता है। ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मेरा तो देखो ये एक्सपीरियंस कहता है, डिपेंड करता है सर, सबका अलग अलग होता है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस कहता है कि अगर आपको जो भी ऑप्शन पहली बारी में क्लिक हो गया, ध्यान से सुनना, आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, और जो ऑप्शन आपको पहली बारी में क्लिक हो गया ना, 99% चांस है कि वो ऑप्शन आपका ठीक होगा। अननेसेसरी क्या करता है बच्चा, अपने आप को ना कंफ्यूज कर लेता है कि सर मान लो आपका पहली बार में ऑप्शन ए क्लिक हुआ, 99% चांस है ऑप्शन ए आपका ठीक होगा। अननेसेसरी बच्चा क्या करेगा, ऑप्शन बी देखने लग जाएगा, फिर सी देखने लग जाएगा, फिर डी देखने लग जाएगा, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा, फिर उसको ए में भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ऐसे मत करो। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो जो ऑप्शन आपको पहली बार में क्लिक कर रहा है ना, 99% चांस है कि सर वो आपका ठीक ही होगा। अगर आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा फिर तो सर तुक्का मारने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, बात समझ में आ रही है? लॉ टेस्ट में कितने स्कोर करे, मॉक टेस्ट में कितने स्कोर करे, ये तो आपकी प्रिपरेशन के ऊपर है, मैं कैसे बता सकता हूं, ये मैं कैसे बता सकता हूं भाई। विजय सिंह सर ऑनलाइन कोचिंग इज गुड फॉर इंटरमीडिएट और ऑफलाइन। बेटा ऑनलाइन ही, ऑफलाइन का चक्कर में मत पड़ना, ऑफलाइन तो आपको जाते ही नहीं है, ऑफलाइन का चक्कर छोड़ दो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर बेस्ट लेक्चर्स, मैं आपको पहले बता रहा हूं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर बेस्ट लेक्चर, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। प्रोवाइडेड कि जिससे आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले रहे हो वो आपके डाउट अच्छे से रिजॉल्व करता हो, वो आपके डाउट वगैरह को अच्छे से रिस्पॉन्स करता हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सर लेक्चर्स देते हैं लेकिन डाउट रिजॉल्व नहीं करते, वो चीज ठीक नहीं है फिर।
मैं मानता हूं सर ठीक है, इमीडिएटली कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर रिप्लाई मिलता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आर बेस्ट। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेकार है, फिर आप कहीं और शिफ्ट करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो सर मैं तो हमेशा जितनी जल्दी हो सके, कई बार होता है मैं थोड़ा बहुत बिजी भी होता हूं, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूं कि बच्चों की कोई भी क्वेरी पेंडिंग ना रखूं। अगर कोई मेरा बच्चा देख रहा होगा यहाँ पर सेशन, तो प्लीज एक बार आप अपना फीडबैक दे दीजिए कि मैं डाउट रिजोल्यूशन में कैसा हूं। एक बार प्लीज जो भी बच्चा यहाँ पर चैट में हमारे वाला हो तो वो प्लीज बताइए कि आप लोगों को मेरा डाउट रिजोल्यूशन सिस्टम कैसा लगता है। बताइए जी, आप लोगों को मेरा डाउट रिजोल्यूशन सिस्टम कैसा लगता है। क्योंकि सर मैं किसी भी बच्चे की क्वेरी को पेंडिंग नहीं छोड़ता। मेरा पूरा कंसर्न ये रहता है कि डाउट को जितनी जल्दी हो सके रिजॉल्व कर दिया जाए। ठीक, बताइए जी। हाँ जी। सर आप इंटरमीडिएट में क्या पढ़ाते हो। देखो इंटरमीडिएट में मैं 3 पेपर लेता हूं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। ये 3 पेपर लेता हूं मैं इंटर में, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, ऑडिट। अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट, ये मैं 3 पेपर लेता हूं इंटरमीडिएट में। ये इंटर के हो गए। फाउंडेशन की बात करूं, फाउंडेशन में मैं अकाउंट्स लेता हूं, हालांकि मेरे पास तो पूरी टीम अवेलेबल है, इंटर पे भी फाउंडेशन पे भी। और नेक्स्ट ईयर से आई एम स्टार्टिंग फाइनल ऑल्सो, फाइनल भी स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट ईयर से, जिसमें मैं 2 पेपर लूंगा, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का और एडवांस ऑडिट का। एडवांस ऑडिट का तो ये सर मेरी स्ट्रेटेजी है, ये मैं पढ़ाता हूँ। यस सर, अमन गुप्ता विद इन 7-8 आवर्स। अमन गुप्ता ज्यादा बोल दिया आपने, वैसे इतना होता नहीं है, 7-8 आवर्स, विद इन 2-3 आवर्स रिप्लाई मिल जाता है। यस मुस्कान सेठी, विद इन 2-3 आवर्स मैं रिप्लाई करता हूं। बताइए जी, और कोई पॉइंट आपके माइंड में हो तो बता दीजिए। एक पूछ रहा था विजय सिंह सीए के साथ कॉलेज करे। बिल्कुल करो भाई, कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो जरूर सीए के साथ कॉलेज करो, रेगुलर कॉलेज करो। रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलता है तो रेगुलर करो, अदरवाइज ओपन से करो। योगेश मल्होत्रा, आप इंटर के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हो। नो बेटा, मैं कोई रजनीकांत नहीं हूं जो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा, नहीं। बताया ना मैंने, इंटर में 3 ही पेपर पढ़ाता हूं मैं, अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक, बाकी हमारे पास टीम अवेलेबल है फॉर एवरी सब्जेक्ट, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। और मेरे हिसाब से कोई पढ़ा ही नहीं सकता सारे सब्जेक्ट। जो पढ़ा रहा है, हो सकता है सर कोई बंदा हो जो इंटर के सारे ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक, तो बस छोड़ो। अगर कुछ ऐसा है तो सर देख लेना, आप रिस्क में हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सर कोई इतनी क्वालिटी हर सब्जेक्ट में मेंटेन कर पाएगा। हाँ, 2-3 सब्जेक्ट तक तो ठीक है। और मेरे भी देखो 2-3 सब्जेक्ट मैंने कैसे पकड़ रखे हैं जो रिलेटेड है, जैसे अकाउंट्स है तो ऑब्वियसली एडवांस अकाउंट्स मैं ही पढ़ाऊंगा। ऑडिट क्या है सर, ऑडिट इज अ सब्जेक्ट रिलेटेड टू अकाउंट्स। ठीक, तो मेरे को ऑडिट भी पढ़ाना सही लगता है। सर स्कोर मॉक टेस्ट में टारगेट कितना रखे। बेटा मॉक टेस्ट में जो स्कोरिंग का टारगेट होना चाहिए वो आपका 80 to 90% होना चाहिए। अगर 80-90% आप मॉक टेस्ट में ला रहे हो तो आप इंस्टीट्यूट के एग्जाम में 70-80% लेकर आओगे, ये ध्यान रखना। जैसे कुछ बच्चों ने जैसे अकाउंट्स के मॉक टेस्ट दिए थे तो दे स्कोर्ड 90+ मार्क्स, तो उन्होंने 90+ मॉक टेस्ट में स्कोर किए, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप 80 to 90 अपना इंस्टीट्यूट के एग्जाम में लेकर आ सकते हो। ठीक, आप तो एक आर में कर देते हो। यस गौतम प्रूति, योगेश मल्होत्रा, ओके सर। और बताइए, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिए, फिर अगर मेरे को सेशन एंड करना है तो मैं कर दूंगा ना जल्दी। बताइए जी, कुछ क्वेश्चन वगैरह हो आपके माइंड में तो यू कैन आस्क। बाकी आरटीपी डिस्कशन मेरी तरफ से पेंडिंग है आप लोगों के लिए। टेस्ट वेस्ट तो मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे डाल चुका हूं, वो आप वहां से देख लेना। और आरटीपी डिस्कशन के लिए वेट कर लेना, जुलाई के स्टार्टिंग में ही मैं आरटीपी डिस्कशन कर दूंगा, 3 सेशन में डिवाइड करूंगा क्योंकि आरटीपी में टाइम लगता है।
एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, भगाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को, आराम आराम से कराऊंगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा उसे। सर आपसे पढ़ना है इंटरमीडिएट में, अच्छा इंटरमीडिएट में आपको मुझसे पढ़ना है, ठीक है, मेरा नंबर है, बोर्ड लाइन नंबर है 9717175748, यू कैन डिस्कस। अमन ध्यानी, आप मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हो? यस बेटा, मॉक टेस्ट आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको, अकाउंट्स के हैं मॉक टेस्ट, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के नहीं, अकाउंट्स के मॉक टेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। गौतम सर इवन रात को भी आप डाउट्स बता देते हो मेरे को, आपने 1 बजे तक रिप्लाई किया है रात को, यस उस दिन मैं कुछ काम गौतम उस दिन मैं कुछ काम कर रहा था, इसलिए मैं रात को 1 बजे तक जगा हुआ था, ठीक है, अदरवाइज मैं सो जाता हूँ 12 बजे तक, ठीक। तो उस दिन मैं जगा हुआ था 1 बजे तक, क्योंकि मैं थोड़ा सा नोट्स की अपडेशन कर रहा था, तो इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया, बट हाँ डाउट कभी कोई पेंडिंग रहता ही नहीं, ये मैं कंफर्म कह सकता हूँ। और बताइए, तो गाइस देखो आप सबको ना अपने अंदर से पता होता है कि हम कितने पानी में, मैं सच बता रहा हूँ, देखो ऑनेस्ट बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ कि आप सबको पता है आपकी अंदर से कितने पानी में हो आप। बच्चे खुद बताते हैं कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं ही अपनी तरफ से मेहनत नहीं कर रहा था या कर रही थी। तो आप अपनी तरफ से जो भी आपकी कमी है ना उसको दूर कर लो, बार बार मैं बोलता रहूंगा, आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप समझदार बच्चे हो, बड़े बच्चे हो गए हो, आप मेच्योर हो। मैं बार बार आपको नहीं प्रोवोक करता रहूंगा पढ़ो 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 पढ़ो, नहीं सर, अब आप समझदार हो, 1 2 बार मैं बोल दूंगा, क्योंकि मुझे सर देखो, मैं आपको क्यों बोलता हूं, मैं आपको क्यों बोलता हूं सर, मुझे रिजल्ट चाहिए आप लोगों का, क्योंकि आपका रिजल्ट आएगा तो मेरी सक्सेस होगी, समझो यार, ये देखो बिजनेस है, सिंपल सी बात है। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने मुझसे क्लासेस बाय करी हैं, आप अच्छे से पढ़ोगे, आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, तो ऑब्वियसली मेरी सक्सेस डिफाइन करेगी ना उस चीज से, इसलिए मैं आपके पीछे पढ़ता हूं, इसलिए मेरे को सर कंसर्न रहता है कि आप पढ़ो, कोई नहीं पीछे पढ़ता होगा, सीए स्टूडेंट के तो कोई पीछे पढ़ता ही नहीं, अरे पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, आपके ऊपर है ना, लेकिन सर मुझे रिजल्ट चाहिए ना, मेरी सक्सेस आप लोग डिफाइन करके जाओगे, तो मैं चाहूंगा सर आप लोग पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। अमन ध्यानी मैं चेक नहीं करता मॉक टेस्ट, लेकिन हाँ मेरे आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, मैंने खुद आंसर ड्राफ्ट कर रखे हैं मॉक टेस्ट के, मैंने खुद से हाथों से लिख रखे हैं आंसर, वो भी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं, तो वो आंसर से आप लोग टैली कर सकते हो अपने क्वेश्चन को ना, जो मैंने आंसर लिख रखे हैं उससे टैली कर सकते हो आप लोग, ठीक। तो एक एक मैं मॉक टेस्ट तो चेक कर नहीं पाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैंने आंसर ड्राफ्ट करके दे रखा है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप टेस्ट वहां पर उसको चेक कर लेना, अपने आप ही इवेल्युएट कर लेना। और बताइए, गाइस आपको तो फिर भी बहुत टाइम मिल गया है, सही बताऊं मैं आप लोगों को, आपको तो फिर भी बहुत टाइम मिल गया है। चैलेंज है इंटर फाइनल वालों बच्चों के पास, जिनके तो 5 जुलाई से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उनके पास चैलेंज है, एक ही महीना है उनके पास, अब वो लगे हुए हैं बेचारे, बट फिर भी सर सीए स्टूडेंट है, चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे वो। सर आपने अपनी आर्टिकलशिप कहाँ से करी है? बेटा एक सीपी में फर्म थी, काफी अच्छी फर्म है, एस रामानंद अय्यर एंड कंपनी, बहुत ही बढ़िया फर्म है, मैंने वहां से अपनी आर्टिकलशिप करी थी। सर इंटर का टाइम कम हो गया है, मतलब इंटर का टाइम कम हो गया मतलब समझा नहीं मैं, क्या कहना चाह रहे हो, किस सेंस में इंटर का टाइम कम हो गया है? अच्छा आप ये कह रहे हो कि सर एग्जाम डिले होने से इंटर का टाइम कम हो गया है? यस सर, इंटर का टाइम डिले होने की वजह से कम हो गया है, लेकिन ऑब्वियसली क्या होता है ना, इम्पैक्ट पड़ता जाता है हर चीज पे, तो हो सकता है सर आगे भी जाकर एग्जाम एक्सटेंड हो एक एक दो दो महीने, लेकिन अभी हम उसके बारे में कमेंट नहीं कर सकते। चलो जी, तो आई होप आपके जो भी पॉइंट्स वगैरह थे वो आप लोगों के क्लियर हो गए हैं, डिस्कस हो गए हैं, तो कुछ पॉइंट बचा है, तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ 5 मिनट हूँ, 5 मिनट और दे देता हूँ मैं, कुछ पॉइंट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड कर देते हैं, क्योंकि मे बी अब आप लोगों को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, लग जाओ सर, दिन रात एक कर दो और लग जाओ पढ़ाई पे, कर डालो इस बार, 300 पार निकाल डालो रिजल्ट अपना।
सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, लेक्चर्स का, रिवीजन लेक्चर्स का, सब चीजें। इतना कंटेंट अवेलेबल है, अगर आप जाके देखोगे ना चैनल पे, बहुत कंटेंट अवेलेबल है। ठीक, मैथ्स वाले सर से ही मैंने बोल रखा है, वो प्रिपरेशन एक वीडियो बना रहे हैं कि भाई मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा आज या फिर मे बी कल, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। बस हाँ ये कह सकता हूँ नवंबर वाले बच्चों के लिए ना 3 टॉपिक्स डिलीट हो गए थे, जैसे टाइम सीरीज, उसमें मैथ्स में टाइम सीरीज, एक मैट्रिक्स, और एक वो था एलआर में कोई टॉपिक है साइलोजिज्म के नाम से, वो डिलीट हो गया है। लेकिन आपको पढ़ना है वो, ठीक, नवंबर वालों के लिए हट गया है वो, लेकिन आपको करना है। चलिए जी चलिए, चलिए जी चलिए। अभी भी रैंक लाने का चांस है। फाउंडेशन में रैंक नहीं आती अमन ध्यानी, अगर आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो तो उसमें रैंक नहीं आती है, बंद हो गई थी रैंक फाउंडेशन में। चलिए जी, चलो जी, चलो चलो, बाय 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 बाय, बाय 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 बाय, चलो जी, चलता हूँ फिर मैं। पढ़ाई करिए अपनी, कोई दिक्कत परेशानी आए तो यू कैन डिस्कस विद मी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से पढ़ाई करो, 300 पार के टारगेट को अचीव कर दो, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।